हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इसमें फिनिश किया था डिजीज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, वो सिंपल पैथोजेंस कोई बैक्टीरियल फंगल डिजीज़ के अगेंस्ट किया था पहले। अभी हम लोग पीछे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ के अगेंस्ट किया था। यहाँ पे हम लोग इंसेक्ट्स जो इसको ख़राब करते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो बना रहे हैं क्रॉप्स को, उनकी यहाँ पे बात करेंगे। तो एक्सेप्ट फॉर द पैथोजेनिक डिजीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कर रहे हैं डिजीज़ बैक्टीरियल वगैरह, बैक्टीरियल वायरल वगैरह, उसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट्स भी इसको बहुत ज़्यादा फसलें हमारी ख़राब करते हैं और क्रॉप प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। सो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होस्ट क्रॉप प्लांट में किस वजह से होता है? ज़्यादातर जो नेचुरल जीन कुछ प्लांट्स में होता है अगेंस्ट द इंसेक्ट, वो कैसे अपने आप को एग्जिबिट करते हैं ऐसे जीन्स, या कैसे फीचर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स को इन्फेक्ट करने नहीं देते हैं। ये फीचर्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल फीचर्स हो सकते हैं, या फिजियोलॉजिकल फीचर्स हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल यानी उनकी कोई शेप ऐसी है कि वहाँ तक इंसेक्ट उसको नहीं पहुँच पा रहा है, या जैसे हेयरी हो सकते हैं, ठीक है, या हेयरी में उनके प्लांट पत्तों के ऊपर कुछ हेयरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, या कुछ कांटे ऐसे हो सकते हैं। या बायोकेमिकल मतलब कोई ऐसा केमिकल, जैसे इंसेक्ट अगर प्लांट को खाए तो उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल प्रॉब्लम हो जाए कि या तो इंसेक्ट की डेथ हो जाए या डिजीज़ हो जाए उसको, तो ये बायोकेमिकल हो सकता है। कोई ऐसा केमिकल्स प्लांट्स में हो जो इंसेक्ट को हार्म कर रहे हैं। या फिजियोलॉजिकल यानी कि कुछ फंक्शनल वे से उसको ये प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स। ठीक है, हेयरी लीव्स, कुछ प्लांट्स में लीव्स हेयरी होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स यानी कि इंसेक्ट्स को इंटरफेयर करते हैं। अगर इंसेक्ट कोशिश करे प्लांट को ख़राब करने की, प्लांट की तरफ जाने की, तो ये हेयरी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये उसमें इंटरफेयर करेंगे, जिस वजह से ये इंसेक्ट उसको ख़राब नहीं कर पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल हमें कहाँ पे देखने को मिली है? ऐसी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिली हैं इन रेजिस्टेंस टू जेसिड्स अगेंस्ट कॉटन, ठीक है, और सीरियल लीफ बीटल इन वीट। ठीक है, तो in resistance to jasids against cotton and cereal leaf beetle in wheat। ठीक है, और ऐसी एग्जांपल्स हमें कहाँ पे देखने को मिली हैं? इन वीट सॉलिड स्टेम्स लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम सॉफ्लाई। एक स्टेम सॉफ्लाई होती है, वो जिन कुछ आपने लोअर कुछ प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिनकी स्टेम्स हॉलो होती हैं, तो उनको ये इन्फेक्ट करने की कोशिश करती हैं। अब अगर वीट में हमें हॉलो स्टेम्स नहीं मिलती हैं तो वहाँ पे फिर ये स्टेम सॉफ्लाई जो कि वीट को नॉर्मली इफेक्ट करी, अगर सॉलिड स्टेम्स हम इसमें सॉलिड स्टेम वाली जो वीट होती है इसमें ये स्टेम सॉफ्लाई उसको फिर ये ख़राब नहीं करती है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो बॉल वर्म्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली कैसी प्लांट्स क्यों किसी प्लांट को अफेक्ट करते हैं? उसके नेक्टर के लिए। ठीक है, तो अगर ये प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हमें बॉलवर्म पता है कॉटन को ख़राब करते हैं, तो स्मूथ लीव्ड अगर प्लांट्स हों और नेक्टर लेस हों तो ऐसी वेराइटीज़ फिर बॉलवर्म्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्टर लेस यानी कि इनमें नेक्टर ना हो, क्योंकि बॉलवर्म इसको नेक्टर के लिए ही विजिट करेगा। तो अगर इसमें नेक्टर नहीं है, अगर इसमें नेक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली बॉलवर्म उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो और क्या फीचर्स इसके हो सकते हैं? हाई एस्पार्टिक एसिड अगर ज़्यादा है, या लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट है मेज़ के अंदर, या तो एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा है या नाइट्रोजन और शुगर का कंटेंट कम है, तो इस वजह से दिस ऑल्सो लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स। तो मेज बिकम्स रेजिस्टेंट टू
stem borers by having high aspartic acid, low nitrogen and sugar content. High aspartic acid, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, अगर ये फीचर्स मेज़ में हो तो इससे मेज़ स्टेम बोरर्स के से रेजिस्टेंस पा जाती है मेज़, ठीक है। तो अगर ये तो नेचुरल तरीके हो गए, ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको सारी की सारी याद रखनी होंगी बच्चे, ठीक है, इट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ब्रीडिंग मेथड्स की अगर बात करें तो अगर हमने ऐसे, ये तो नेचुरल वे हो गए, अगर ऐसे ही जीन्स हमने डालने हों दूसरे में तो क्या हम ब्रीडिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। सो ब्रीडिंग मेथड सेम ही रहेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है। डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए या यील्ड बढ़ाने के लिए जो पहले मेथड्स डिस्कस किए हैं हमने, ठीक है, सेम ही मेथड्स इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी रहेंगे, वो सारा सीक्वेंस जो हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था। सो सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस, फिर से जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन कराएंगे उसी में ही जर्म प्लाज्म कलेक्शन में जो वाइल्ड वेराइटीज़ होंगी या कल्टीवेटेड वेराइटीज़ होंगी उनमें से ही हमें ये सारे इनके जीन्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें मिलेंगे वो हमें कल्टीवेटेड वेराइटीज़ से या जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ क्रॉप्स और वाइल्ड रिलेटिव्स, इन सब का जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन होता है या इससे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने कुछ एग्जांपल्स की बात करनी है इनकी, जैसे पहले भी हमने पिछले लेक्चर में भी टेबल किया था, तो यहाँ पे भी एक टेबल आ रहा है, वो डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए था, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए है कि हमने कौन कौन सी क्रॉप्स बना ली हैं बाय द अबव सेड मेथड, जो ब्रीडिंग मेथड की हमने बात कर रही हैं उससे, ठीक है। तो ब्रासिका हमने तैयार किया है रेपसीड मस्टर्ड, तो इसकी जो वैरायटी हम लोगों ने तैयार की है दैट इज़ पूसा गौरव, ठीक है। और कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट है, ये एफिड्स के अगेंस्ट है, ठीक है। देन हमने फ्लैट बीन तैयार किया है, ठीक है। ये इसकी कौन सी वैरायटी तैयार की है, पूसा सैम 2 एंड पूसा सैम 3। एंड ये कौन से इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट हैं, जेसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर्स। एक्सक्यूज मी। ओकरा यानी भिंडी, इसको हमने तैयार किया है, इसकी वैरायटी पूसा स्वर्णिम एंड पूसा A4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट ये वैरायटी हमने तैयार की है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, और ये टेबल आपके बुक में है, इस टेबल को आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना है। इट इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टेबल, अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, नेचुरल मेथड्स हो सकते हैं कि इनमें जैसे स्टेम सॉफ्ट लाइफ प्रेफर्स हॉलो स्टेम, लेकिन सॉलिड स्टेम अगर हो जैसे वीट में है तो ये उसको प्रेफर नहीं करती हैं। कॉटन में अगर देखा जाए तो हेरी लीव्स कुछ प्लांट्स में हो तो उनसे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। मेज़ में हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, ये मेज़ स्टेम बोरर्स में रेजिस्टेंस पैदा करता है। और सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस हमें कल्टीवेटेड वैरायटी, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है, ठीक है। तो इस ब्रीडिंग सेम तरीके से जैसे हमने पिछली 2 यील्ड के लिए स्पेशली पूरा एक सीक्वेंस स्टडी किया था इन डिटेल, वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। देन ये वाला जो यहाँ पे हमने जर्म प्लाज्म कलेक्शन करके ये सारा स्टडी किया था, ठीक है। कितने गया ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर्स। तो ये सेम ही मेथड रहेगा हर चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमने हाई यील्ड के बारे में कर लिया, ठीक है।
देन हमने डिजीज रेजिस्टेंस कर लिया, फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के लिए कर लिया। अब फोर्थ, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, ये हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मोर देन 840 million people in the world don't have adequate food to meet their daily food and nutritional requirements। तो 840 मिलियन लोग इस पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनको या तो डेली का खाना नहीं मिलता, या तो उनको जस्ट पेट भरने के लिए मिलता है कुछ हद तक, और लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की होती हैं वो उनकी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो 8 मिलियन लोग को तो डेली का एडिक्वेट अमाउंट ही नहीं मिलता, और उनसे भी ज़्यादा 3 बिलियन लोगों को कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती है, यानी कि पेट भर जाता है उनका लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन डेफिशिएंसीज रहती है, जिस चीज़ को हम लोग हिडन हंगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 840 मिलियन लोग जो हैं दे डोंट हैव एडिक्वेट फूड टू मीट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा नियरली 3 बिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसीज, या जिसको हिडन हंगर कहते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज दे कैनॉट अफोर्ड टू बाय एनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इन सब की डेफिशिएंसीज पूरी करती हैं, और ये सब लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो डाइट्स जो इनमें लैकिंग होती है, ख़ास तौर पे कौन सी वाली चीज़ों में? डाइट्स लैकिंग इन असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक। इनसे क्या हो जाता है? डिजीज़ेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लाइफ स्पैन कम हो जाता है, और मेंटल एबिलिटी भी यानी इंटेलिजेंस भी कम हो जाती है, क्योंकि ये लोग अच्छे से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, फिश, मीट ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इनको ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेनली कौन सी चीज़ों की? आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक की। ठीक है, तो जिस वजह से इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? रिस्क फॉर डिजीज़, रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन एंड रिड्यूस्ड मेंटल एबिलिटीज़। तो ये सब प्रॉब्लम से ये जूझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ऐसे प्लांट्स बनाने चाहिए जिनमें फूड की क्वालिटी इतनी बढ़ जाए कि कम अमाउंट लेने से ही उनका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो ये जो हम लोग ऐसी प्लांट्स बना रहे हैं जिनमें मिनरल, प्रोटीन कंटेंट ये सब ज़्यादा है, ठीक है, मिनरल ये सब कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसे फूड को बनाने को हम लोग कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन वर्ड से ये बना हुआ है। इसका मतलब है ठीक है, बायो मतलब लिविंग। यहाँ पे लिविंग की बात अगर कर रहे हैं तो हम प्लांट्स वगैरह या क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब लेवल्स को बढ़ाना। सो बायो फोर्टिफिकेशन से मतलब है ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स। तो कोई भी चीज़, बेशक हम बात करें विटामिन्स के कंटेंट की, मिनरल्स के कंटेंट की, ठीक है, प्रोटीन्स के कंटेंट की या हेल्दियर फैट्स की, तो ये सब चीज़ हम इसमें ऐसे क्रॉप्स बनाएं जिनमें ये सारा कंटेंट बढ़े या बेहतर हो। तो ये चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल रहती हैं ताकि पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो ब्रीडिंग, जो प्लांट ब्रीडिंग कराई जाती है, सो ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट क्वालिटीज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग। तो किस वजह से, क्या सोच करके ब्रीडिंग कराई जाती है, क्या चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए ब्रीडिंग करवाई जाती है बायो फोर्टिफिकेशन के तहत? या तो प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए, या तो ऑयल कंटेंट और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, या विटामिन कंटेंट बढ़ाने के लिए, या माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट
बढ़ाने के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, जिंक, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सब को बढ़ाने के लिए हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन करते हैं, यानी कि ऐसी प्लांट्स को ब्रीड करते हैं, ऐसे प्लांट्स को बनाते हैं जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हेल्दियर फैट्स एंड ऑयल्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें इनका क्वांटिटी ज़्यादा हो और क्वालिटी बेहतर हो, ठीक है। तो ऐसी हमने कितनी क्रॉप्स बना ली हैं। इन 2000 maize hybrids that had twice the amount of amino acids, तो हमने 2000 में, ईयर 2000 में ऐसी क्रॉप्स बनाई हैं मेज़ की जिनमें अमाइनो एसिड्स का अमाउंट डबल था। कौन से अमाइनो एसिड्स का? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये हमने 2000 में, ईयर 2000 में मेज़ हाइब्रिड्स दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मेज़ हाइब्रिड्स वर डेवलप। तो ऐसी मेज़ बनाई थी जिनकी क्वालिटी एग्जिस्टिंग मेज़ से बेहतर है, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें, वीट वेराइटी एटलस 66, ठीक है, जिसमें हैविंग अ हाई प्रोटीन कंटेंट, जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हैज़ बीन यूज्ड एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट। तो वीट वेराइटी एटलस 66, इसका प्रोटीन कंटेंट इतना हाई है और अच्छा है कि इसको हम एज अ डोनर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इसके जीन्स को हम लोग ले रहे हैं ताकि बाकी वीट की वैरायटीज़ की भी हम लोग प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा सकें, ठीक है। तो मेनली किस वजह से? हायर प्रोटीन कंटेंट की वजह से इसको लिया जाता है, ठीक है। तो मेन थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल इज हाई प्रोटीन कंटेंट, ठीक है। कहाँ से लिया जाता है? कौन सी वीट वैरायटी से? एटलस 66 से, ठीक है। सो ये हो गई वीट वैरायटी की बात। आगे अगर हम बात करें राइस की, तो आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी containing over 5 times as much as iron in commonly consumed varieties। तो आयरन फोर्टिफाइड राइस तैयार किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाई प्रोटीन कंटेंट वाली की वीट वैरायटी तैयार की जा रही है, हाई प्रोटीन कंटेंट वाली, और राइस तैयार किया जा रहा है आयरन फोर्टिफाइड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है। देन अगर देखें तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है, स्टार बना लेते हैं यहाँ पे। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज़ रिलीज्ड सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स दैट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काफ़ी ऐसी वेजिटेबल क्रॉप्स बनाई हैं जो काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स में अच्छी हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सी एग्जाम्पल्स इसमें आएंगी? इसमें सबसे पहली एग्जाम्पल इसमें आएगी विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट्स, स्पिनच, पम्पकिन। तो इन सब चीज़ों में विटामिन ए एनरिच किया गया है, विटामिन ए एनरिच्ड, ये सारी चीज़ों में विटामिन ए बढ़ा है। फिर विटामिन सी एनरिच्ड, विटामिन सी एनरिच कौन सी चीज़ों में किया गया है? विटामिन सी एनरिच्ड क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं?
बिटर गार्ड, बथुआ जिसको वाइल्ड स्पिनच भी बोल दिया जाता है या पंजाबी में बाथू बोला जाता है, मस्टर्ड, सरसों यानी टोमेटो, आयरन, सॉरी टोमेटो तो यहाँ तक विटामिन सी, विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन, विटामिन सी ये 2 नंबर आ गया, विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गार्ड यानी करेला, बथुआ, मस्टर्ड यानी सरसों और टोमेटो ये विटामिन सी एनरिच्ड बनाई जाती हैं। और लास्ट कैल्शियम एंड आयरन रिच्ड, थर्ड पॉइंट iron and calcium enriched, iron and calcium enriched spinach and बथुआ तैयार किया जाता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स तैयार किए जाते हैं, कौन से, ब्रॉड लबलब, ठीक है। और फ्रेंच एंड गार्डन पीस ये भी तैयार किए जाते हैं। सो बायोफोर्टिफिकेशन क्या चीज़ है, अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है। सो बायोफोर्टिफिकेशन ऐसी क्रॉप्स बनाना जिनमें जो फोर्टिफाइड हैं यानी कि इनमें हायर लेवल्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हेल्दियर फैट्स हैं। ब्रीडिंग से हम ये बना सकते हैं, इससे न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ब्रीडिंग की जाती है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए, विटामिन कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट बढ़ाने के लिए। मेज़ की, मक्की की ऐसी वैरायटीज़ तैयार की गई हैं जिसमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन है। कौन से अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अरे 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 बैटरी लो हो गई ना। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से वाले, कौन से वाले अमाइनो एसिड्स, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो अमाइनो एसिड कंटेंट इसमें बढ़ाया जा रहा है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का, किस में, मेज़ में, ठीक है। फिर वीट वैरायटी एटलस 66 में हाई प्रोटीन कंटेंट, और इसको एज अ डोनर यूज़ किया जाता है बाकी वीट को इम्प्रूव करने के लिए। आयरन फोर्टिफाइड राइस, राइस की कौन सी वैरायटी, आयरन फोर्टिफाइड राइस। देन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, यानी कि IARI के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसको ये न्यू दिल्ली में जो है इसने काफ़ी वेजिटेबल क्रॉप्स ऐसी बनाई हैं विच आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें 4 एग्जांपल्स हमने किए हैं। IARI ने क्या क्या बनाया है, ये सारा टॉपिक भी एक अलग से टॉपिक भी बन सकता है ये, ठीक है, कि IARI ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ये सारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, ठीक है। IARI ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो आगे हम आते हैं सिंगल सेल प्रोटीन पे। सिंगल सेल से कैसे प्रोटीन बन सकता है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड से अगर हम बात करें तो सीरियल्स, पल्सेस
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारा डिमांड ऑफ फूड में भी मीट उतना नहीं कर पा रही हैं जितना तेज़ी से ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, अगर फीड भी हो जाता है जैसे पीछे हमने देखा, फिर भी मिलियंस ऑफ लोग विटामिन और मिनरल्स की कमी से, स्पेशली प्रोटीन डेफिशिएंसी की कमी से काफ़ी लोग रह जाते हैं ना, प्रोटीन डेफिशिएंसी रह जाती है काफ़ी लोगों को। तो अगर देखा जाए तो इवन कि अगर सोचें कि ठीक है प्लांट से हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा तो मीट से पूरा कर लो, लेकिन अगर हम देखें तो शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट्स ऑल्सो क्रिएट मोर डिमांड फॉर सीरियल्स। तो इससे भी डिमांड सीरियल्स की मीट पे भी अगर शिफ्ट कर जाएं तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि इट टेक्स अराउंड 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। क्यों? क्योंकि पहले एनिमल को भी बड़ा करना पड़ता है और उसके लाइफ टाइम में उसको इतना ग्रेन खिला देना पड़ता है। तो 1 किलो मीट तैयार करने के लिए भी एनिमल फार्मिंग से हमें 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन हम लोगों को लगाना पड़ता है 1 kg मीट के लिए। तो ग्रेन्स में जो प्रोटीन होता है, देखो अब और भी ज़्यादा प्रोटीन यूज़ होता है एनिमल प्रोटीन बनाने के लिए। तो more than 25% of human population is suffering from hunger and malnutrition. ठीक है, more than 25% of the human population is suffering from hunger and malnutrition. One of the alternate sources of proteins for animals and humans is, आज की डेट में, it is the single cell protein. सिंगल सेल प्रोटीन। आप सोच रहे होगे सिंगल सेल से कैसे प्रोटीन बन रहा है, व्हाट इज दिस सिंगल सेल एंड इससे प्रोटीन कैसे बनता है। बेटा बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में भी। ठीक है, तो उसी को हम लोग एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो करा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो कराएंगे एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं प्रोटीन्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराया जाएगा प्रोटीन्स बनाने के लिए। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? मेनली स्पाइरोलिना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पाइरोलिना पे अकेले पे नोट ऑन स्पाइरोलिना करके भी आ जाता है। ठीक है, सो माइक्रोब्स Microbes like spirulina can be grown easily on materials like waste water from potato processing plants. तो जो वेस्ट वाटर होता है पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स का, फॉर एग्जांपल चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री का जहाँ पे पोटैटोज प्रोसेस होते हैं, तो वहाँ से वेस्ट पानी निकलता है पोटैटो स्टार्च वाला। ठीक है, जिसमें प्रॉपर स्टार्च होता है, आलू वाला पानी निकलता है बेसिकली। ठीक है, स्ट्रॉ निकलता है, मॉलिसेस। ठीक है, ये डिफरेंट प्लांट से, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से हो सकता है, ये डिफरेंट चीज़ों से हो सकता है, कोई फैक्ट्रीज, फूड फैक्ट्रीज से। ठीक है, ये स्ट्रॉ, मॉलिसेस, ये सब निकलता है। एनिमल मैन्योर भी हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, एनिमल मैन्योर पे भी इनको ग्रो कराया जाता है एंड इवन सीवेज तक पे इनको ग्रो कराया जा सकता है। सो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से, स्ट्रॉ जहाँ मिलता है वहाँ से, मॉलिसेस, ये सारी इंडस्ट्रीज से हमें ये सारा जो मटेरियल मिल जाता है। फिर एनिमल मैन्योर और इवन की सीवेज के ऊपर हम ये स्पाइरुलिना जैसे बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं। और क्योंकि ये इन वेस्ट पे, ये सारे वेस्ट मटेरियल पे जो नॉर्मली सिंपल फेंकना होता है, तो इन सभी पे एक्चुअली में ये बैक्टीरिया काम करेंगे। ठीक है, इवन कि अगर फेंकेंगे भी तो भी इनको नेचर में बायोडिग्रेड करेंगे। ये हम क्या करेंगे, इनको फैक्ट्रीज़ में इन बैक्टीरिया को ऐसे वेस्ट पे ग्रो करा देंगे जिससे कि ये बैक्टीरिया इस वेस्ट को भी साफ़ कर देंगे। मोर ओवर इन अपना नंबर भी बढ़ा लेंगे। जब ये अपना नंबर बढ़ा लेंगे यानी कि अपना क्या कर देंगे, ये दे विल प्रोड्यूस अपनी लार्ज क्वांटिटीज़, और अपनी लार्ज क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। और फिर इन बैक्टीरिया को ये बीमारी नहीं लगाते हैं, तो ये प्रोटीन रिच लेकिन ज़रूर होते हैं, तो इनको हम दे कैन सर्व एज फूड फॉर अस एंड दीज फूड विल बी रिच इन प्रोटीन। ठीक है, दे विल बी रिच इन मिनरल्स एंड दे विल ऑल्सो बी रिच इन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर बेसिकली ये सिंगल सेल है, सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करें, उसमें सब चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें ऐसे प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सब चीज़ का
अल्टीमेट सोर्स का काम कर सकते हैं, ठीक है। सो इन पे ग्रो करा के हम इनको, स्पेशली प्रोटीन्स, एक्चुअली ये याद रखना, स्पेशली सिंगल सेल प्रोटीन्स हम लोग बोल रहे हैं इसको, बिकॉज स्पेशली दे आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस चीज़ों से क्या हो रहा है, प्रोटीन कंटेंट भी हमारे लिए बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही में ये सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी इससे कम हो जाता है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट हेयर कि इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट अ 250 kg काउ प्रोड्यूसेस 200 grams ऑफ प्रोटीन पर डे, यानी जब वो दूध देती है तो एक 250 किलो की गाय सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन देती है एक दिन में, ठीक है। और उतने ही टाइम में इन द सेम पीरियड 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया जो है, ये क्योंकि रिप्रोडक्शन इतनी तेज़ी से करता है, बाइनरी फिजन से हर 20 मिनट में डबल हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, बिकॉज ऑफ इट्स हाई ग्रोथ रेट एंड हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ये 25 टन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, 250 किलो की गाय 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है, और 250 ग्राम, देखो 250 किलो और 250 ग्राम में बहुत फर्क है, तो 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 25 टन्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 25 टन्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। 250 किलो की गाय 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, और 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म 25 टन प्रोटीन का प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हम मशरूम को भी तो खाते हैं, मशरूम क्या है, फंगस है, ठीक है। तो मशरूम कल्चर भी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो मशरूम को, क्योंकि एक फंगस को अगर हम खा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से स्कोप जगाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड के तौर पे बहुत ही एक वेलकमिंग फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर फंगस को खा सकते हैं तो वाई नॉट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में यहाँ पे हम लोग स्पाइरुलिना और मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस की बेसिकली बात की है, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो हमने लास्ट में टर्म की है कि 250 किलो की गाय इतना दे रही है और 250 ग्राम वो इतना दे रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर MCQs बनते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। सो ये मशरूम वाला पॉइंट और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये वाला पॉइंट भी आप लोग करना, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। सो दिस इज़ अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट पे हम लोग बैक्टीरिया ग्रो करा सकते हैं, और बैक्टीरिया को एक्चुअली स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स आते हैं। कुछ लोग वैसे, चलो ये हंगर रिड्यूस करने के लिए तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे ही डाइट पे भी इसको फॉलो करते हैं कि इसमें क्या है, कोई कैलोरीज ज़्यादा नहीं जाएंगी, लेकिन प्रोटीन कंटेंट, ये डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए वैसे, तो प्रोटीन कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। तो स्पाइरुलिना के लिए, प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए काफ़ी लोग इसको ले रहे हैं आजकल, बट विद द डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है। देन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर से क्या मतलब है, जैसे बैक्टीरियल कल्चर का मैंने आपको आई थिंक काफ़ी बार बताया है, ठीक है, कि हम पेट्री डिशेस में ग्रो कराते हैं बैक्टीरियल कॉलोनीज़, है ना, बैक्टीरियल कॉलोनीज़ वगैरह ग्रो करा लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग कोई टिश्यू का भी कल्चर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टिश्यू हम लोग ग्रो कराएंगे, वो धीरे धीरे पूरी कॉलोनी बना देगा, तो ये सब चीज़ भी हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं पेट्री डिशेस में हम लोग इस तरीके से कल्चर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स
अगर ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो टेक्निक हमने डिस्कस की है कि प्लांट सेलेक्ट करो, उनकी ब्रीडिंग कराओ, सीड प्रोड्यूस कराओ, उससे आगे प्रोपेगेट करो, तो उससे क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक हैज़ नियरली फेल्ड टू कीप इन पेस with demand to provide sufficiently fast and efficient systems for crop improvement. ठीक है, तो सफिशेंट और फास्ट और एफिशिएंट सिस्टम ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे. सो अनदर टेक्नोलॉजी इस केस में क्या आती है, टिश्यू कल्चर. इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. तो टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड. ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन. It was learned by scientists. ये टिश्यू कल्चर was learned by scientists during 1950s. ठीक है, कि पूरा प्लांट रीजनरेट हो सकता है एक छोटे से पार्ट से. साइंटिस्ट को 1950s में ये पता चला कि प्लांट के छोटे से पार्ट से हम लोग पूरा प्लांट ग्रो करा सकते हैं. एक्स प्लांट कहते हैं हम उस पार्ट को जिसको हम किसी भी प्लांट से ले लेते हैं, प्लांट के छोटे से हिस्से को. ठीक है, उसको ले लेते हैं हम प्लांट से और उसको फिर टेस्ट ट्यूब में या न्यूट्रिएंट कल्चर पे हम लोग ग्रो करा लेते हैं अंडर स्टेराइल कंडीशंस, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया पे. ठीक है, अब इससे क्या हम करते हैं, हम एक पेट्री डिश लेते हैं, उसमें प्लांट का छोटा सा हिस्सा डालते हैं और फिर इसका क्या बनता है, फिर इससे पूरी कॉलोनी तैयार हो जाती है इसी जगह पे. तो यहाँ पे सेल्स की यानी कि कम्बिनेशन तैयार हो जाएगा, है ना. तो धीरे धीरे इससे आगे क्या नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, छोटा सा प्लांट स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग पूरा अगर ध्यान से देखें तो छोटे छोटे से पौधे हम लोग मल्टीपल तैयार कर सकते हैं और फिर इन पौधों को फील्ड पे भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, छोटे से हिस्से से हम लोग धीरे धीरे पूरा प्लांट जनरेट करा सकते हैं और मल्टीपल प्लांट्स ऐसे जनरेट करा सकते हैं. ठीक है, अब ये चीज़ कि एक छोटे से हिस्से से पूरा प्लांट तैयार हो जाना, इस कैपेसिटी को कहते हैं हम टोटीपोटेंसी. क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी. तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या आती है, दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी. ठीक है, इट इज़ नोन एज टोटीपोटेंसी. ये टोटीपोटेंसी की टिश्यू कल्चर एक्स प्लांट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो मैं बॉक्स कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ बेसिकली क्या है कि न्यूट्रिएंट मीडियम जो हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम, उसमें प्रॉपर कार्बन सोर्स होना चाहिए क्योंकि कार्बन सोर्स से बॉडी बनती है, प्रॉपर एनर्जी भी मिलती है. सो जैसे कि सुक्रोस. ठीक है, इसके अलावा उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ भी उसमें होनी चाहिए. तो न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन्स वगैरह, ये सब कुछ भी होना चाहिए. प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कि उसका तैयार होना चाहिए, फिर ही हम लोग एक्स प्लांट्स यानी कि प्लांट के किसी भी पार्ट से पूरा प्लांट तैयार कर पाएंगे. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक पेट्री डिश में ही थोड़े से मेथड्स या अच्छे मेथड्स अप्लाई करके हम लोग प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं ज़्यादा नंबर्स में और कम ड्यूरेशन में. ठीक है, सो इस मेथड को, दिस मेथड ऑफ प्रोपेगेशन producing thousands of plants through tissue culture is known as micro propagation. What it is known as? Micro propagation. क्योंकि छोटे से पार्ट में पूरा प्रोपेगेट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जा रहा है लेकिन छोटे से हिस्से से. सो माइक्रो प्रोपेगेशन. ठीक है, यहाँ पे हम सोमैटिक सेल ले रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सेल नहीं ले रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है आगे. ठीक है, ये माइक्रो प्रोपेगेशन भी इम्पॉर्टेंट टर्म है. तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन भी इम्पॉर्टेंट टर्म है और यहाँ पे ये सोमा क्लोन्स भी इम्पॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, सो
each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown. तो genetically identical होंगे इन plants से, यानी कि इनको हम लोग कह सकते हैं क्लोन्स, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर. तो ये सोमैटिक सेल से बने हैं, इसीलिए सोमा क्लोन्स. सोमा मीन सोमैटिक सेल और क्लोन्स आप जानते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल एट्सेट्रा, ये सब बनाए गए हैं ऑन कमर्शियल स्केल इस मेथड से, माइक्रो प्रोपेगेशन से. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बन रहा है. कौन कौन से? टोमेटो, बनाना, एप्पल, ये सब तैयार कर लिए गए हैं एज सोमा क्लोन्स. ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम चूज करना चाहते हैं एक पार्ट प्लांट का, तो कौन सा पार्ट हम लोग प्रेफर करेंगे? तो कौन सा पार्ट हम लोग प्रेफर करेंगे? ठीक है, अगर कोई भी एक पार्ट हम लोग चूज करना चाहते हैं तो फिर हम प्रेफर करेंगे मेरिस्टेम स्पेशल. ठीक है, मेरिस्टेम प्रेफर करेंगे, स्टेम का मेरिस्टेम, वो भी यहाँ से. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली. ठीक है, खास तौर पे एपिकल करेंगे, एपिकल या एक्सिलरी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एपिकल हम लोग प्रेफर करते हैं बिल्कुल ही. ठीक है, तो अब अगर पूरा प्लांट वायरस इन्फेक्टेड है और अपने तरह का ये आखिरी प्लांट है और इसके हमें क्लोन्स लेने हैं, लेकिन वो वायरस इन्फेक्टेड है, तो हम इसके क्लोन्स कैसे बना सकते हैं? अगर हम कोई भी और सेल लेंगे तो उसमें भी वायरस चला जाएगा. लेकिन बात ये होती है कि अगर हम मेरिस्टेम लेते हैं तो मेरिस्टेम इज़ फ्री ऑफ वायरस. ठीक है, तो इस वजह से इसकी ये भी एप्लीकेशन है. अनदर एप्लीकेशन, अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड ये होती है, ऑफ दिस मेथड इज़ द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम द डिजीज प्लांट्स. डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स ले सकते हैं. ठीक है, ऑल्दो द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद वायरस, द मेरिस्टम विच इज अपाइकल और एक्सिलरी मेरिस्टम, इट इज फ्री ऑफ वायरस. ठीक है, तो इस वजह से हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टम एंड ग्रो इट इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स. यानी कि हम मेरिस्टम रिमूव करके उसको लैब में यानी इन विट्रो ग्रो करा सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सो हमने कौन कौन से मेरिस्टम से क्लोन्स बनाए हैं? बनाना, शुगर केन, पोटैटो एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, अपाइकल एक्सिलरी वाला. ठीक है, साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स. सो मेथड क्या रहता है? साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स. सिंगल सेल्स प्लांट से निकाल के उनकी सेल वॉल डाइजेस्ट कर देते हैं. फिर उनका यानी कि सेल वॉल डाइजेस्ट हो गया तो प्रोटोप्लास्ट निकल गया, नेकेड प्रोटोप्लास्ट आ गया विच इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, फिर आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, ये एक और चीज़ है. ठीक है, इसको सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलते हैं. फिर आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट दो डिफरेंट वैरायटीज़ के, जिनमें कि अलग अलग डिज़ायरेबल फीचर्स होंगे, इनको फिर फ्यूज़ करा सकते हैं हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए. यानी कि जैसे रिप्रोडक्शन कराते हैं हम गैमीट्स फ्यूज़ कराते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हम दो डिफरेंट प्लांट से सेल्स लेकर के, सोमैटिक सेल्स लेकर के, उनके सेल वॉल डिजोल्व करके प्रोटोप्लास्ट निकल आएगा, उस प्रोटोप्लास्ट को हम लोग फ्यूज़ करा सकते हैं और फिर इसको फर्दर प्रोपेगेट कर सकते हैं नया प्लांट बनाने के लिए. ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स. ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं सोमैटिक hybrids. These hybrids are called somatic hybrids, while the process is called somatic hybridization. तो ये पैराग्राफ का हेडिंग बनता है मेन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. इस पैराग्राफ का ये हेडिंग बनता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो अगर वैसे एक ट्राई किया भी गया है, अगर ये टोमेटो को पोटैटो के साथ फ्यूज़ किया जाए तो ऐसा प्लांट बनेगा जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, टोमेटो और पोटैटो के, और ये बनाया पोमैटो, ऐसा एक्चुअली बनाया भी गया. लेकिन
इसमें जो हम फीचर्स डालना चाहते थे टोमेटो में, ठीक है, वो फीचर्स हम लोगों को इसमें नहीं मिले। डिज़ायरेबल कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए ये सही तरीके से तैयार नहीं हो पाया, ठीक है। सो ये टिश्यू कल्चर में हम प्लांट का कोई भी पार्ट लेके टोटीपोटेंसी, यानी कि टोटीपोटेंसी वो कैपेसिटी होती है जिससे एक सेल से पूरा प्लांट बन सकता है या कुछ पार्ट से पूरा प्लांट बन सकता है, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इसको एक्सप्लॉइट करके हमने काफ़ी प्लांट्स तैयार किए हैं, ठीक है। लेकिन मीडियम का ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स उसमें सारे होने चाहिए, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोपिगेशन इस मेथड को बोलते हैं। और अगर हम सोमैटिक सेल से ले रहे हैं तो इसलिए इसको सोमा क्लोन्स भी बोला जाता है। टोमेटो, बनाना, एप्पल जैसे प्लांट्स हमने इससे तैयार किए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिल सकते हैं अगर हम सोमैटिक सेल्स कौन से लें, मेरिस्टेम के लें। तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से नॉन इन्फेक्टेड प्लांट मिल सकते हैं अगर मेरिस्टेम यूज़ किया जाए इन्फेक्टेड प्लांट का। नेक्स्ट टॉपिक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आप लोग आई विल रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे लें इस पैराग्राफ को, ठीक है। ये इस लिखा क्यों नहीं जानता क्या, इस पैराग्राफ को आप ये हेडिंग दे सकते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हाइब्रिड्स तैयार कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे पोटैटो टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट यानी इनके दो अलग अलग प्लांट्स के एक सिंगल सेल लेके उनकी सेल वॉल डाइजेस्ट कर तो बन गया प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद जो सेल बचता है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो इनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करा के और डेफिनेट डिविजन्स वगैरह करवा के हम पूरा प्लांट टोमेटो जैसे तैयार किया हमने। लेकिन इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं मिले, लेकिन बाकी प्लांट्स ऐसे हम ये स्कोप जग जाती है कि ऐसे लेकिन हम हाइब्रिड्स तैयार कर सकते हैं। हाइब्रिड्स नॉर्मली गैमिट्स वगैरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन अगर सोमैटिक सेल से किए जाएं तो इनको हम सोमैटिक हाइब्रिड्स बोल सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर हो गया, सिंगल सेल प्रोटीन हो गया, बायोफोर्टिफिकेशन हो गया यानी इम्प्रूव फूड क्वालिटी के लिए कैसे ब्रीडिंग करते हैं, और आज इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट कैसे ब्रीडिंग करते हैं, ये सब हमने आज फिनिश किया। सो दैट्स ऑल विद स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे देखा हमने कि फूड प्रोडक्शन सिर्फ बढ़ाने की बात नहीं हो रही, उसकी क्वालिटी बढ़ाने की भी बात हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स यहाँ पे इसमें हमें मिले। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें हमें मिले। सो ये अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से रीड करना, ध्यान से रीड करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे कौन से प्लांट का नाम आ गया, कहाँ पे कौन से मेथड का नाम आ गया, कहाँ पे एनी टर्मिनोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा है और ये टर्मिनोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो ढूंढ के इसमें से क्वेश्चंस बनाना, लर्न करना, मतलब enjoy the chapter, and that's all with this lecture, and that's all with this chapter. All the best.